हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है डेंजर ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया में क्या क्या खतराएं आती हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। इसमें मेटरनल डेंजर यानी कि माँ को क्या क्या खतरा आ सकती हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी टाइम। तो प्रेगनेंसी टाइम यानी कि एंटीनेटल के टाइम जो क्या क्या डेंजर्स होंगे वो मैं बताऊंगी। इसमें जो है प्री एक्लेम्पसिया है तो अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो हम पहले भी बता चुके हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में एक्लेम्पसिया प्रेजेंट करेगा। फिर वो एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज होगा। फिर ब्लड विजन यानी कि विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगी। एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके क्लिनिकल फीचर में क्या क्या हो सकता है। तो प्रोटीनिरिया होगा, तो प्रोटीनिरिया यानी कि यूरिन के साथ प्रोटीन आएगा तो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। फिर सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। और जो हमारा इसमें और भी प्रॉब्लम आती हैं जैसे कि यूरिन आउटपुट यानी कि ओलिगोयूरिया हो सकता है, यानी कि यूरिन आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, यानी 100 से 400 ml पर डे होगा। फिर इसमें एनूरिया भी हो सकता है। एनूरिया कहने का मतलब यूरिन आउटपुट होगा जो 100 ml जो होगा 100 ml से भी कम हो जाएगा पर डे। और फिर इसमें आ सकता है सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल हेमरेज ये जो हमारा बीपी जो है इंक्रीज कर जाता है, इस कारण से सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। प्री टर्म लेबर कहने का मतलब हो क्या, आपका जो 37 वीक है उससे पहले ही जो लेबर पेन जो स्टार्ट हो जाता है तो वो हो गया आपका प्री टर्म लेबर 37 वीक से पहले। अब हेल्प जो मैं पीछे बता चुकी हूँ कि हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या होगा। एच यानी कि हीमोलाइसिस, आरबीसी का लाइसिस होगा। ई एलिवेटेड, EL यानी एलिवेटेड, एच हो गया हीमोलाइसिस, और EL हो गया एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और LP हो गया लो प्लेटलेट काउंट यानी कि प्लेटलेट जो होगा वो कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया एंटीनेटल पीरियड में, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में एंटीनेटल पीरियड में ये हमारा ये सब प्रॉब्लम हो गया। अब डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम जो होगा एक्लेम्पसिया और पोस्टपार्टम हेमरेज ये हो सकता है। अब मैं बताने जा रही हूँ डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसको प्योर पीरियम टाइम बोलते हैं। इसमें भी एक्लेम्पसिया और ज़्यादा बीपी इंक्रीज हो जाएगा और सेरेब्रल हेमरेज हो गया है अगर, तो हेमरेज के कारण वो पेशेंट शॉक में जा सकती है। ये सब मैं देखूंगी प्योर पीरियम के टाइम। और इसमें जो है अगर बार बार ये जो एक्लेम्पसिया अगर टाइम पे ट्रीटमेंट, प्री एक्लेम्पसिया अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये जाके धीरे धीरे क्रोनिक क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है इसमें। अब मैं आगे बताऊंगी फीटल डेंजर। ये हो गया मेटरनल डेंजर यानी कि माँ को क्या क्या खतरा आ सकती है। अब मैं आगे बताऊंगी फीटल डेंजर यानी कि जो शिशु होंगे उनको क्या क्या, यानी जो गर्भस्थ शिशु हैं उनको क्या क्या खतराएं आ सकती हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ। फीटल डेंजर, फीटल डेंजर में ये होगा कि जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन इसमें होगा, यानी कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसका ग्रोथ जो होगा प्रॉपरली उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसका वेट, उसका हाइट ये सब कम होगा। इसी कारण से इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। एस्फिक्सिया होगा यानी कि बच्चा को सफोकेशन फील होगा, जो फीटल है उसको सफोकेशन फील होने के कारण एस्फिक्सिया होगा। प्री मैच्योरिटी होगा यानी कि जो फीटल हैं जो वो जो बेबी को क्या होगा प्री मैच्योरिटी होगा यानी कि मैच्योर ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन होगा। और अगर सीवियर केसेज हैं तो उसमें जो है इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है, यानी कि जो फीटल है वो इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है। ये हमारा फीटल डेंजर और मेटरनल डेंजर में देख रही हूँ मैं। अब आगे बताऊँगी मैनेजमेंट इसका, यानी प्री एक्लेम्पसिया का क्या क्या हम लोग मैनेजमेंट करेंगे मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मैनेजमेंट में सबसे पहले जो भी महिला है उसके हेल्थ लेवल को
समान बनाए रखेंगे और जैसे जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट करेंगे, यानी प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यानी कि कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ सकता है मैं पीछे बता चुकी हूँ कि प्री एक्लैम्सिया कॉम्प्लिकेशन के रूप में हम लोग देखेंगे। एक्लैम्सिया होगा, APH होगा यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज होगा, हेल्प सिंड्रोम होगा, PPH होगा यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज होगा, और फिर आपका प्योरपेरियल सेप्सिस, ये सब हो सकता है। तो इससे क्या करना है, यानी कॉम्प्लिकेशन से क्या करना, प्रिवेंट करना है। और मैं आगे बताऊंगी कि और इसका मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे। जो भी मतलब फीटस है उसका मतलब स्वस्थ शिशु का जन्म को सुनिश्चित करना है। फिर और टाइम पे उसको फॉलोअप के लिए बोलूँगी, उसको टाइम पे हॉस्पिटल आने के लिए, टाइम पे जो भी है मेडिसिन लेने के लिए, और इस तरह उसका BP का भी मेजरमेंट करते रहना चाहिए। इस तरह हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। और फिर उसको ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में हम लोग देखेंगे क्या क्या। तो बेड रेस्ट उसको बोलेंगे, बेड रेस्ट प्रॉपर जो है उसको बेड रेस्ट लेने के लिए। ये बेड रेस्ट करने से क्या होगा, उसको क्या क्या फ़ायदा हो सकती है, वो भी बेड रेस्ट में उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन बोलेंगे लेने के लिए। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में क्या होगा, उसका जो ब्लड सप्लाई होगा वो इंक्रीज होगा। तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के कारण बहुत सा फ़ायदा है बेड रेस्ट का, जो कि बेड रेस्ट लेने से जो ब्लड सप्लाई होगा वो ये प्लासेंटा की ओर बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो फीटस है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, वो बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ये हमारा हो गया बेड रेस्ट से फ़ायदा। और भी है बेड रेस्ट में फ़ायदा, जैसे कि ब्लड सप्लाई प्लासेंटा की ओर बढ़ेगा, फिर किडनी की ओर भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट जो है एनुरिया ओलिगोयूरिया का जो भी प्रॉब्लम था वो कम हो जाएगा। BP भी मेंटेन रहेगा, यानी जो BP इंक्रीज रहता है इसमें BP लो होगा, यानी तो मैनेज हो जाएगा। ये सब हमारा हो गया बेड रेस्ट से क्या क्या फ़ायदा है, ये हम बेड रेस्ट का फ़ायदा बता दिए हैं। अब मैं बताऊंगी ये, और बेड रेस्ट में जो इडिमा हो जाती है बॉडी में वो भी कम हो जाएगा। अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता रही हूँ। न्यूट्रिशन में जो है यानी कि जो पेशेंट है उसको बोलूँगी नॉर्मल डाइट लेने का सलाह दूंगी। और फिर इसमें जो है डेली 1600 कैलोरी पर डे, इसको डेली 1600 किलो कैलोरी लेना है, और प्रोटीन जो है 100 ग्राम पर डे लेना है इस अनुसार। और कैल्शियम उसको लेते रहना है, कैल्शियम का टैबलेट लेते रहना है, और दूध ये सब लेते रहना है, न्यूट्रिशन। अब मैं ड्रग्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि ड्रग्स में क्या क्या लेंगे। सबसे पहले ड्रग्स में लेंगे, इसमें जो है BP इंक्रीज हो जाता है, तो इनकी इसके लिए हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हमारा आ जाएगा पहला जो है लेविटालॉल। ये जो पहला हुआ लेविटालॉल, यानी कि इसमें कितना डोजेस लेना है, तो 250 mg 8 आवरली लेना है, यानी 250 mg कितना 8 आवरली लेना है। उसके बाद सेकेंड हो गया मिथाइल डोपा, इसका डोजेज जो होगा 250 से 500 mg, ये भी 8 आवरली लेना है। अब थर्ड हो गया निफेडिपिन जो है 10 to 20 mg 12 आवरली लेना है। इस तरह लेविटालॉल, मिथाइल डोपा, निफेडिपिन, ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गया। अगर ये जो है टैबलेट है ओरल, ये सब जो बताएं ये सब ओरली लेना है। अगर ये ओरली से कम नहीं हो रहा है, BP डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो हम IV इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। तो IV इन्फ्यूजन करेंगे तो इसके लिए हमारा जो है हाइड्रालेजिन, लेविटालॉल, ये सब हम लोग IV इन्फ्यूजन करके ले सकते हैं। अगर और फिर IV इन्फ्यूजन अगर बंद कर देंगे तो ओरल टैबलेट स्टार्ट करना है। फिर मैं आप बताने जा रही हूँ ये जो BP इंक्रीज हो जाता है, फिर डाययूरेटिक ड्रग्स। लेकिन डाययूरेटिक ड्रग्स जो है इसको बिना काम का नहीं लेना चाहिए, इसको सोच समझ के और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार ही लेना चाहिए। इसमें हमारा लेसिक्स आ गया, क्लोरोथियाजाइड आ गया, ये सब हमारा ये है
ड्रग से अगर ज़्यादा इडिमा या फिर ओलिगोइडिया एनुरिया दिखाई दे रहा है, उसको लक्षण है, तो डायरेटिक ड्रग्स देंगे, लेकिन ये बिना मतलब का नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब मैं बता रही हूँ सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स जो है क्यों देते हैं? सेडेटिव ड्रग्स इसीलिए देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल फैक्टर्स जो होता है महिला के बीपी को बढ़ा देता है। वो इसी कारण से जो है इमोशनल फैक्टर के प्रभाव को कम करने के लिए ये और नींद को प्रेरित करने के लिए जो है ये सेडेटिव ड्रग्स दी जाती है। इस सेडेशन के लिए मरीज को हम लोग ये सेडेटिव ड्रग्स देते हैं, डायज़ेपाम, लिब्रियम। और आगे लेक्सेटिव ड्रग्स, अगर जो भी फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन का अगर शिकायत हो रहा है तो हम लोग उनको लेक्सेटिव ड्रग्स देंगे, जिनमें लैक्टुलोज, माइल ऑफ मैग्नीशियम ये सब आ जाता है। अब यदि अगर उनको सीजर प्रेजेंट है, कन्वल्सन आता है, तो एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स देंगे। तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है हमारा ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट, फेनिटोइन, डायज़ेपाम ये सब एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स हैं। अब हम लोग स्टेरॉयड थेरेपी देखते हैं। स्टेरॉयड थेरेपी क्यों देते हैं? तो ये जो 34 वीक से अगर कम हो रहा है तो फीटल लंग्स के मैच्योरेशन के लिए हम लोग स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन ये सब हम लोग स्टेरॉयड थेरेपी देंगे। अब देखिए इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट में यानी कि उपचार का मूल्यांकन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जितना भी उधर क्लिनिकल फीचर बताए हैं उनके अनुसार इधर हम लोग करेंगे। जैसे कि बीपी इंक्रीज रहता है तो हर टाइम हम लोग बीपी का मेजरमेंट करेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ बीपी का मेजरमेंट करते रहना चाहिए। कम से कम 4 घंटा में बीपी का मेजरमेंट 6 घंटा में बीपी का मैनेजमेंट कम से कम जो है 6 घंटा में, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो 2 घंटा 4 घंटा में बीपी का मेजरमेंट करते रहना चाहिए। और फिर प्रोटीनूरिया होता है तो इसीलिए, और फिर ओलिगोरिया, एनुरिया ये सब समस्या होती है तो यूरिन आउटपुट का चेक करते रहना चाहिए। फिर इसमें जो है वेट गेन भी होता है, यानी कि वेट जो है बढ़ जाता है, इसीलिए वेट का भी मेजरमेंट करते रहना चाहिए। वेट भी, और प्रोटीनूरिया है तो इसीलिए यूरिन एनालिसिस करके पता करते रहना चाहिए। और भी फिर है जैसे कि इसमें ब्लड विजन भी जानते होता है तो इसके लिए ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। और जैसे पल्स रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर दिन में 2 बार असेस करते रहना चाहिए। फिर फीटल मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। तो फीटल मॉनिटरिंग में जो होगा FHS का मॉनिटरिंग करेंगे, यानी FHS यानी फीटल हार्ट साउंड का मॉनिटरिंग करेंगे। प्लाज्मा प्लासेंटल लैक्टोजेन का निर्धारण करेंगे। ये सब हमारा हो गया इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत। अब मैं आगे टॉपिक में बताऊंगी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। थैंक यू।